नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस MVA यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, ये अलायंस का नाम है। ये सत्ता में 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़े विधानसभा का। गठबंधन को बहुमत मिला। उद्धव ठाकरे चुनाव नतीजा आने के बाद जिद पर अड़ गए कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए और निकल गए गठबंधन से। मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब बीजेपी धीरे धीरे उनको घेर रही है। उद्धव ठाकरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे उनकी सरकार को तत्काल कोई खतरा हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो हो रहा है वो दरअसल उद्धव ठाकरे का स्थायी इलाज करने का इंतजाम हो रहा है। यानी उनकी पूरी राजनीति को जड़ से उखाड़ने का काम हो रहा है। अब जड़ क्या है आप कहेंगे, शिवसेना की या उद्धव ठाकरे की? उद्धव ठाकरे के पास पिता का नाम है, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसका उनको लाभ है। इसलिए शिवसैनिकों का एक भावनात्मक लगाव है। दूसरा, सबसे बड़ी ताकत शिवसेना की हिंदुत्व। तीसरा, सबसे बड़ी ताकत शिवसेना की मुंबई महानगर पालिका, मनपा, BMC, जो भी नाम कहें। उसमें जो शिवसेना का राज पिछले 2 दशक से चल रहा है, दरअसल वही उसका ब्रेड बटर है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे कहा था। 2022 में मनपा का चुनाव है, तो बाला साहब की छवि और उनका जो उनसे जो भावनात्मक लगाव है वो आम कार्यकर्ता का तो है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, वो चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह जनप्रतिनिधि का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हम जीतेंगे हारेंगे, कौन मुझे जिता सकता है, कौन नहीं जीतने दे सकता, या कौन किसके साथ रहकर जीत नहीं मिल सकती है। ये मेरा मानना है कि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है किसी भी नेता का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। वो ताकत जो है, जिस नेता की खत्म हो जाए, नेता खत्म हो जाता है, पार्टी खत्म हो जाती है, अगर पार्टी उसके करिश्मे पर निर्भर है। तो शिवसेना का करिश्मा बाला साहब ठाकरे के साथ था। उद्धव ठाकरे उसकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जी रहे हैं। उनका अपना किया हुआ कुछ नहीं है। उनको नेता बनाने के कारण शिवसेना से 2 बड़े नेता निकल गए। एक राज ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे, और दूसरे नारायण राणे, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे शिवसेना के। नारायण राणे जब नाराज हुए और उनको मनाने की कोशिश हुई, बातचीत के लिए उनको मातोश्री, जो शिवसेना प्रमुख का घर था, वहाँ बुलाया गया बातचीत के लिए। उद्धव ठाकरे भी आए और उद्धव ठाकरे ने उस बैठक में ये कहा कि अगर नारायण राणे को पार्टी में लिया गया तो मैं और मेरी पत्नी मातोश्री छोड़कर चले जाएंगे। अब ये ऐसा इमोशनल कार्ड था जिस पर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी पर परिवार को चुना, पार्टी पर बेटे को चुना। बेटे के मोह ने ही उनको उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया। इसी पर एतराज़ नारायण राणे को था, इसी पर एतराज़ जो है वो राज ठाकरे को था। जब राज ठाकरे शिवसेना में थे तो ये माना जाता था वो प्रतिछवि हैं बाला साहब ठाकरे की। उन्हीं के जैसे आक्रामक भाषण देते हैं, उन्हीं के जैसे जो है कैडर को जो है उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, संगठन को जोड़ने की क्षमता है। अलग चले गए, अलग पार्टी बनाकर खड़े नहीं हो पाए। उनकी पार्टी का कोई विशेष जनाधार नहीं है। लेकिन नारायण राणे
अपना रास्ता अपना ठिकाना तलाशते रहे। कांग्रेस में गए, वहाँ बात नहीं बनी, निकले अपनी पार्टी बनाई, वहाँ बात नहीं बनी, अब बीजेपी में आ गए। तो जो मैं कह रहा हूँ घेर रही है बीजेपी उद्धव ठाकरे को, तो कई मुद्दों पर कई तरीकों से घेर रही। एक मैंने पहले बताया था, नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाकर और महाराष्ट्र में उतारकर शिवसेना का जो सबसे मजबूत गढ़ है कोंकण और मुंबई, दोनों पर एक साथ हमला है। दूसरी बात, राज ठाकरे के साथ बीजेपी की कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। राज ठाकरे नरम गरम होते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, कभी आलोचना करते हैं, तो उनका कुछ समझ में नहीं आता कि वो दरअसल हैं कहाँ। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं वो, उससे एक बात समझ में आ रही है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर जा रहे हैं। उनका जो मुख्य एजेंडा था उत्तर भारतीय विरोध, मराठी मानुष, वो छवि बनाना अपनी पार्टी की, उस छवि से पार्टी चली नहीं। तो अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट रहे हैं। उसका सबसे ताज़ा प्रमाण है दही हांडी के मुद्दे पर उनके लोगों की, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। सरकार कह रही है कि उन्होंने कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा। वो कह रहे हैं कि हम सांकेतिक रूप से कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि ये जो काम किया उद्धव ठाकरे ने, ये हिंदू धर्म के विरोध में है। पार्टी के नेता राम कदम का ये कहना है कि हम तो सिर्फ 5 लोगों के साथ, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, उनके साथ दही हांडी का प्रतीकात्मक जो है समारोह करना चाहते थे, वो भी नहीं करने दिया गया। और उसके अलावा तमाम, उन्होंने कहा कि बार खुले हुए हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वहाँ भीड़ हो रही है, उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हिंदुओं को त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। उन्होंने एक बात और कही राम कदम ने कि गणेश उत्सव आ रहा है। अगर सरकार ने गणेश उत्सव मनाने से रोकने की कोशिश की तो उसका भारी विरोध होगा। तो एक जोर आजमाइश तो अभी होने वाली है। अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे डिफेंसिव पे आ गए। उनको खुद सामने आकर बयान देना पड़ा कि मैं और मेरी सरकार या मेरी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। और वो हवाला देने लगे कि देखिए सेंटर का जो है डायरेक्टिव आया है कि कहीं भीड़ न होने पाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, त्योहारों पर भीड़ न हो। दही हांडी के भी बारे में कहा गया, निर्देश था कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो वो केंद्र के दिशा निर्देश का सहारा लेकर बचना चाहते हैं, लेकिन दूसरे मामलों में केंद्र के दिशा निर्देश को वो चुनौती देते हैं, प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। उनका जो अखबार है सामना, वो लगातार बीजेपी पर आक्रमण करता है। विरोधी हो गए समझ में आता है, प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है। तो ये तो एक अलग बात हुई। लेकिन आप देखिए घेरेबंदी 3 तरफ से हो रही है। नारायण राणे बीजेपी में ही हैं, लेकिन वो अलग तरह से, क्योंकि शिवसैनिक रह चुके हैं, वो जानते हैं शिवसेना कैसे काम करती है, शिवसेना का कैडर कैसे सोचता है, वो किन बातों से खुश होता है, किससे नाराज होता है, किससे जुड़ता है, किससे अलग होता है। शिवसेना का कैडर हिंदुत्व के मुद्दे के विरोधियों के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। सत्ता है तो बात दूसरी है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहा है। एक तरह से कहिए, उसको मालूम है कि इस अलायंस के साथ वो चुनाव में नहीं जा सकता। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे इस सब के बारे में ऐसा लगता है सोच नहीं रहे हैं। उनको दिख रहा है मैं मुख्यमंत्री हूँ, जितने दिन मुख्यमंत्री हूँ उसी के बारे में सोचूंगा, उससे अलग नहीं। तो एक तो नारायण राणे, दूसरा राज ठाकरे। राज ठाकरे, नारायण राणे दोनों शिवसेना का जो कैडर है उस पर एक तरह का मानसिक दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी अपनी जो कोर आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है। ये शिवसेना वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। ये शिवसेना वो नहीं है जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। तीसरा, बीजेपी तो अटैक कर ही रही है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और मनपा का चुनाव इसका टेस्ट केस बनने जा रहा है। जिस दिन मनपा में शिवसेना की सत्ता जाएगी, शिवसेना का आर्थिक तंत्र टूटेगा, उस दिन पार्टी ऐसे नीचे आएगी। ये मानकर चलिए, जिस दिन मनपा से शिवसेना बाहर हुई उस दिन से भगदड़ मचना शिवसेना में शुरू हो जाएगी। पुनर्विचार शुरू हो जाएगा कि अब यहाँ पर ज़्यादा दिन तक हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो 3 मुद्दे बता रहे हैं हम, ये 3 तरफ से जो आक्रमण की बात कर रहे हैं, उसके अलावा देखिए शरद पवार जो इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का एक तरह से जिसके पास रिमोट कंट्रोल है, जो उसके प्राण है, वही चला रहे हैं इस अलायंस को। उद्धव ठाकरे की मदद बीजेपी के खिलाफ करने के लिए वो नहीं आएंगे। सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। सार्वजनिक रूप से वो बचाव ही करेंगे, बीजेपी का विरोध ही करेंगे। लेकिन बीजेपी शिवसेना में जो आजमाइश होगी उसमें उद्धव की मदद में नहीं आएंगे शरद पवार। क्यों नहीं आएंगे? सरकार है, उनकी पार्टी भी सत्ता में है। शरद पवार को मालूम है कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों जितनी कमज़ोर होगी उनकी पार्टी के लिए उतना अच्छा है। तो अभी तक बाहर से मतलब दुश्मनी निभाकर या विरोध करके जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब साथ होकर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे से खुश नहीं हैं, ये वो अपने लोगों से बहुत बार बता चुके हैं। उद्धव ठाकरे की कामकाज की जो शैली है, जो उनका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, वो दरअसल मंत्रालय में कम समय बिताते हैं, घर पर ज़्यादा समय बिताते हैं। फैसला लेने का जब समय आता है, क्राइसिस आती है, तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये सब शरद पवार को दिखाई दे रहा है। आप शरद पवार में 100 बुराइयां हैं, लेकिन वो राजनीति को समझते हैं। ये आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है, तो वो राजनीति को समझते हैं। दूसरा, मैंने बताया ही था अभी आपको 3-4 दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है। अब जैसे जैसे अमित शाह उस पर घी डालेंगे, वैसे वैसे वो चकरगिन्नी की तरह घूमेंगे। उनको मालूम है कि सरकार तो आती जाती रहेगी, चुनाव हार जीत लगा रहता है। अगर ये कोऑपरेटिव वाला जो है पूरा धंधा उनका बंद हो गया तो फिर तो उनके लिए बंद गली का आखिरी मकान हो जाएगा। तो इसलिए शरद पवार चौथे मोहरे हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो छद्म रूप से एक तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी की मदद करेंगे। उनका मकसद बीजेपी की मदद का नहीं हो, बीजेपी को मजबूत नहीं करना चाहते, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को कमज़ोर ज़रूर करना चाहते हैं, इसलिए मदद हो जाएगी। वो इस मकसद से नहीं करेंगे, लेकिन मकसद उनका कुछ भी हो, बीजेपी का लक्ष्य जो है वो उद्धव ठाकरे है। बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस और एनसीपी से लड़ना कोई मुश्किल नहीं। शिवसेना से लड़ने में इसलिए मुश्किल होती है कि एक ही आइडियोलॉजिकल बेस की पार्टी है, तो बीजेपी उसी पर हमला कर रही है। वो आप पालघर में साधुओं की हत्या से शुरू कीजिए और अभी तक जितने मुद्दे हैं उनको जोड़ते जाइए, हर जगह आपको नज़र आएगा एक मुद्दा लगातार सतत रूप से बीजेपी उठा रही है कि उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी हैं। उनकी ये छवि जितनी तेज़ी से, और छवि से मेरा मतलब है रियलिटी कुछ भी हो, परसेप्शन पब्लिक लाइफ में बहुत मैटर करता है। बीजेपी जैसे जैसे इस परसेप्शन को और बढ़ाती जाएगी और सुदृढ़ करती जाएगी, वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ती जाएगी। उद्धव ठाकरे के लिए अब भागने की कोई जगह नहीं है। वो लौटकर बीजेपी के साथ आने का उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है, वो बीजेपी ने अपनी ओर से बंद कर दिया है। अब बीजेपी को मालूम है कि उद्धव ठाकरे आएंगे भी तो कमज़ोर उद्धव ठाकरे आएंगे। वो जो ताकत थी उनकी वो पहले कम हो गई थी। 2014 से आप देखिए लगातार बीजेपी चौथे नंबर से पहले नंबर की पार्टी बनी। महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी थी, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी थी। 14 में ही पहले चुनाव में मोदी के आने के बाद
नंबर 1 की पार्टी हो गई, लोकसभा में भी और विधानसभा की संख्या में भी। 2019 में भले ही धोखा दे दिया हो शिवसेना ने, और अलायंस में करने के कारण बीजेपी की सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूं महाराष्ट्र में, वो है कि विधानसभा का चुनाव शिवसेना के साथ अलायंस में लड़ने का। 2014 में अलग लड़े, लगभग 250 सीटें लड़े और 122 जीते। 2019 में 155-56 सीटें लड़े और 105 सीटें जीते। आप सोचिए कि अगर सब सीटों पर लड़े होते, 100 सीटें और लड़े होते, तो नतीजा क्या होता। तो खैर, अब तो जो हो गया वो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि उद्धव ठाकरे जो बात नारायण राणे ने कही थी बाला साहब से कि उद्धव ठाकरे के बस का नहीं है शिवसेना चलाना, वो धीरे धीरे साबित हो रही है। ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया जो है इस तरह की, वो थोड़ा समय लेती है, एकदम से नहीं होता कि धड़ाम से गिर गया। गिरने में समय लगता है, और अगर ये सरकार न बनी होती तो ये गिरावट और तेज हो गई होती। तो ये मानकर चलिए कि आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल भरा है, और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कोई दोस्त नहीं है। कांग्रेस पहले से ही कह रही कि हम तो चुनाव आएगा तो अलग लड़ेंगे। वो पहले ही उद्धव ठाकरे से बहुत खुश नहीं है। अलायंस में आने के बारे में बड़ा सोचा, बड़ी देर लगाई, तो उसको मालूम है कि उद्धव ठाकरे की जो छवि है उसके साथ वो चुनाव में नहीं जा सकती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि घेरेबंदी जो उद्धव ठाकरे की हो रही है, वो धीरे धीरे घेरा कस रहा है। 22 में आपको इसका असर, इसका नतीजा दिखाई देगा, और उसके बाद जो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी वो, उसमें ये 2022 के मनपा चुनाव का नतीजा कैटलिस्ट का काम करेगा, उस प्रक्रिया को तेज कर देगा। तो देखते रहिए महाराष्ट्र में क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको ये बता दें, बहुत से लोगों को शायद अभी भी ये भ्रम है किस किस समय होता है कार्यक्रम। एक वीडियो रात को 9 बजे प्रसारित होता है, दूसरा सुबह 5 बजे होता है। तो अब मुलाकात होगी रात 9 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें, चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।